दोस्तों, मैं आदित्य राज आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य HD रिएक्शन पर स्वागत करता हूं। क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर हम लोग स्टार्ट किए थे और आज रियल नंबर का दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज आप लोग को बताएंगे यूक्लिड का भाग लेमा, यानी कि यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे परीक्षा में बहुत क्वेश्चन आता है। तो आज आपको पढ़ाएंगे यूक्लिड का भाग लेमा। इसको विभाजन प्रमेय भी कहते हैं या भाग एल्गोरिथम भी कहते हैं। ज़्यादा यह भाग एल्गोरिथम के नाम से फेमस है। इससे पहले आपको बता दें कि हम जो भी बताते हैं उसका आपको प्रॉपर PDF देते हैं ताकि आप उसको दोबारा भी रिवाइज कर सकें, क्योंकि बार बार वीडियो देखने से आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए आपको इसका PDF भी देंगे। वो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से PDF दिए हुए हैं और उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है। तो अगर आप वह क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको किताब का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। और कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें कि आप लोग से हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है, आप लोग को बताया है यूक्लिड का भाग लेमा। देखिए, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, यह होता क्या है, ये क्या कहना चाहता है। देखिए, जब भी आपको यह सिर्फ दो धनात्मक पूर्णांक के लिए है, यानी कि आपको पॉजिटिव नंबर जब दिया रहेगा उसके लिए है। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वह पूर्णांक होना चाहिए। तो जब भी आपको दो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक अगर आपको दिया जाए तो आप हमेशा एक ऐसा दो नंबर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो एक ही होगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे जो भी जिसका स्टेटमेंट है, जब भी दो आपको धनात्मक पूर्णांक दिखाई देगा, आपको कोई दिएगा तो आपको एक ऐसा इंटीजर मिलेगा जिसको आप ये फॉर्म में लिख सके। जैसे देखिए, ए बराबर BQ प्लस आर के फॉर्म में लिख सके। इसका स्टेटमेंट यही है। देखिए, इसका पढ़ते बढ़िया से। कह रहा है किन्हीं दो पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त होते हैं। कोई भी नंबर उठा लीजिए, दो धनात्मक पूर्णांक, उसके लिए आपको Q और R जो कि अद्वितीय सिर्फ एक ही होगा, आपको एग्जिस्ट करेगा ही एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम लिख सकते हैं बराबर आपको A बराबर BQ प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ ये R है उसको, इसका वैल्यू 0 से लेकर जिसका वैल्यू 0 से लेकर के B के बीच में लाई करेगा, यानी कि 0 और R के बीच में उसका वैल्यू आएगा। ये आपका स्टेटमेंट है और इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका सारा क्वेश्चन आपका जितना भी क्वेश्चन है इस टॉपिक का, सब इसी पर बनेगा और इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप इसको ध्यान में हमेशा रखिएगा। देखिए, यहाँ पे आपको समझने के लिए बता दें कि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे भाग, जिसमें आप लोगों को पढ़े होंगे आप लोग कि भाग लगाते हैं जब भी, तो एक भाजक होता है, भागफल होता है, शेष होता है। तो वही यहाँ पर भी उसी को सेम यही फॉर्मेट में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर ए को पढ़ते हैं हम लोग भाज्य, यानी कि डिविडेंड। और बी, यहाँ पे बी जो है इसको डिवाइजर बोलते हैं, जिससे भाग लगाते हैं। क्यू को क्वोशिएंट बोलते हैं, आर को रिमाइंडर बोलते हैं, यानी कि आर यहाँ पे शेष है। तो शेषफल तो हमेशा भाजक से कम ही होता है, इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी यानी कि भाजक होता है तो बी से हमेशा कम रहेगा। शेषफल 0 भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे 0, इसका मतलब होता है ये लेस देन, यानी कि जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, सॉरी हाँ, तो 4 5 से छोटा है। अगर यहाँ पे आप लिख दे कि अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 0 लिख दिए, इसका मतलब है कि 4 5 के बराबर भी कभी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसका मतलब हो जाता है यहाँ पे 0, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 लेस देन R, इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू है। यहाँ पे इक्वल टू जो है ये लाइन, यहाँ पर जो है ये जो है ये, इसका मतलब होता है बराबर भी हो सकता है, यानी कि 0 R के बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे इसका यही मतलब है। तो देख लीजिए, यही आपका स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसी पर आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख भी दिए हुए हैं। देखिए यहाँ जब आपको Q दिखाई दे रहा है, यहाँ पर Q है, Q का भागफल बोलते हैं क्वोशिएंट, जिसको हम लोग Q से डिनोट करेंगे। यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। R को शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर। और यहाँ पे आप लोग बचपन में फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो ये दोनों सेम ही है, बस यह भाषा के रूप में लिखा हुआ है। तो देखिए, जैसे आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि जब भी आप किसी संख्या को भाग देते हैं, जब भी आपको दो इंटीजर दिखाई देगा, आपको दिया जाएगा, तो आप कैसे इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, ए बराबर BQ प्लस आर के फॉर्मेट में।
तो देखिए आपको दो इसका 3 केस अथी होता है। एक एक तो भाज्य और भाजक में भाज्य बड़ा हो। एक तो हो सकता है कि जिसमें भाग लगा रहे भाजक छोटा हो, या एक इसमें केस क्या हो जाएगा कि एक इसमें 3 केस राइज होगा। इसमें यहाँ पर 3 केस यहाँ पर आएगा डायरेक्ट। देखिए या तो हो सकता है कि ए बराबर ए बी से बड़ा होगा, या ए लेस देन बी होगा, और क्या हो सकता है, एक हो सकता है ए बराबर लेमडा टाइम्स बी, यानी कि ये उसका बी का डिवीजर हो जाएगा। ये आपको 3 यहाँ पर केस राइज होगा, जिसका हम तीनों एग्जाम्पल ले लिए हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल में है, देखिए यहाँ पर 2 इंटीजर दिया हुआ है 7 और 23। 7 और 23 के लिए क्या लिख सकते हैं, 7 को हम 7 को लिख सकते हैं 23 गुना 0 बी क्यू प्लस आर। तो 7 में अगर 23 से भाग लगाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं शायद 23 गुना 0 उसको प्लस 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्यू का वैल्यू क्या आ गया है, यहाँ पर ए का वैल्यू तो 7 ले लिए हैं, ए का वैल्यू 7 लिए है, बी का वैल्यू 23 ले लिए हैं। ए और बी तो आपको दिया ही रहेगा। यहाँ पर देखिए क्यू, यहाँ पे जो बी क्यू, जहाँ पर देखिए इसको कंपेरिजन कीजिएगा अगर ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, इसको कंपेरिजन कीजिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, बी क्यू प्लस आर से। यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू 2 है तो क्यू का वैल्यू 23 है, तो क्यू का वैल्यू 0 है। तो देखिए यहाँ पे क्यू का वैल्यू 0 आ गया, कंपेरिजन करना है आपको। और आर का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे जो अंतिम लिखा था उसको आर बोलते हैं, तो आर का वैल्यू 7 हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ए का वैल्यू बी का वैल्यू आपको पता करना चला है। देखिए यहाँ पे इस केस में देखिए यहाँ पे बी ए से बड़ा है। देखिए यहाँ पर बी ए से बड़ा है, यहाँ पे बी ए से बड़ा है। इस केस में देखिए क्यू का वैल्यू 0 होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपको यहाँ पे देखिए क्यू का वैल्यू 0 तभी होगा, यहाँ आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको क्यू का वैल्यू 0 तभी होगा जब बी ग्रेटर देन ए से, यानी बी ए से बड़ा होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्यू का मान 0 तभी होगा जब बी ए से बड़ा होगा, और इस स्थिति में ए बराबर आर हो जाएगा। इस स्थिति में देखिए यहाँ पे इस स्थिति में ए और आर दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए ये दोनों बराबर हो गया ना, ए का वैल्यू 7 है, आर बराबर ए बराबर, देखिए यहाँ भी ए का वैल्यू, आर का वैल्यू और 7 का वैल्यू तीनों बराबर हो गया। यहाँ पर इस केस में ए बराबर आर बराबर 7 हो जाएगा। देखिए और दूसरा केस है, सॉरी हाँ, और पहला केस दूसरा केस ले लिए हैं। देखिए यहाँ पे एक और केस है, देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, यहाँ पे 2 धनात्मक पूर्णांक 47 और 5 दिया हुआ है। सॉरी यहाँ पे उल्टा ले लिए थे, फिर भी उसको कोई मतलब नहीं है। आपको एग्जाम्पल से क्या मतलब, एग्जाम्पल पहले लीजिए बाद लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए पहला एग्जाम्पल में 2 धनात्मक पूर्णांक 47 और 5 है। आपको क्या लिखते हैं, अगर मान लीजिए आप एक को 47 ले लिए और बी को 5 ले लिए, 47 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 9 प्लस 2, ये सिंपल भाग लगाइएगा आप, जैसे बचपन में लगाते थे उस तरह से भाग लगाइएगा। तो 5 गुना 9 प्लस 2 लिखेंगे। इसको अगर कंपेरिजन करेंगे इस फॉर्मूला से ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो देखिए आर का वैल्यू क्या आ गया, आर का वैल्यू तो यहाँ पर 2 हो गया, बी का वैल्यू क्या हो गया, बी का वैल्यू तो माने ही है 5, क्यू का वैल्यू क्या आ गया, क्यू का वैल्यू 9 आ गया। तो यहाँ से आप लोग सारा वैल्यू कंपेरिजन करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको आ गया। तो इस केस में आपको गौर करना है कि देखिए इस केस में क्या है कि ए का वैल्यू बड़ा है बी से। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू बी से बड़ा है, यहाँ पे ए का वैल्यू बी से बड़ा है इस केस में। इस केस में तो आप रिमाइंडर भी निकलेगा, भागफल भी आएगा, और जब भी आपको अगर ये इसका उल्टा हो जाएगा, अगर बी बड़ा हो जाए ए से, तो उस केस में शेषफल भागफल 0 हो जाएगा, और शेषफल और डिवीजर दोनों सेम ही आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप छोटी छोटी बात है, इसका आपको पीडीएफ दे देंगे, वहाँ से आप लोग कभी भी देख लीजिए। एग्जाम से पहले थोड़ा देर पहले देख लीजिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। इतना अच्छा से लिखे हुए हैं कि आपको एक बार समझ में आ जाएगा। देखिए तीसरा स्थिति है कि देखिए 2 इंटीजर हमको दे दिया है 54 और 3। इसके लिए अगर आपको देखना है तो देखिए 54 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 27 भाग लाते हैं अगर तो 3 गुना 27 प्लस 0। इसको अगर कंपेरिजन करते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, ए का वैल्यू 54 लिया है, बी का वैल्यू 3 है, तो क्यू का वैल्यू 27 आ गया, क्यू का वैल्यू 27 है, 27 आ गया। आर का वैल्यू यहाँ से 0 आ गया, आर का वैल्यू यहाँ से 0 आ गया। देखिए यहाँ पर शेषफल 0 हो गया। तो आर का वैल्यू 0 तभी होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ जो आपको नोट लिख दिए हैं ये सब देखिए, आपको जो भी आपको बताया जा रहा है नोट्स में उसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यह आपको टाइम बचाएगा एग्जाम में।
देखिए आर का मान 0 तभी होगा जब बी ए को पूर्णतः विभाजित कर देगा, यानी कि बी बराबर ए बराबर लेमडा टाइम बी, लेमडा वहाँ पे लिख दिए थे, आप लोग लेमडा नहीं जानते होंगे। ए बराबर इसका मतलब हो गया के टाइम्स बी, यानी कि ए को बी विभाजित करेगा, यही आपका कहने का मतलब है। तो देखिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको क्वेश्चन बताएंगे उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो देखिए इसका यहाँ पर नोट लिख दिए हैं कुछ बातें जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए नोट में पहला नोट है कि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू और आर हमेशा अद्वितीय होंगे, यानी क्यू और आर हमेशा एक ही होगा। हर दो पूर्णांक के लिए, हर एक पूर्णांक दो पूर्णांक के लिए एक ही क्यू और आर का वैल्यू आएगा, दो नहीं हो सकता, Q1 Q2 दो को नहीं हो सकता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि प्रत्येक ए और बी के लिए एक ही क्यू और आर प्राप्त होगा हमेशा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आगे भी नोट्स लिखे हुए हैं, आपको खाली नोट्स ध्यान रखिएगा, और इसका सिंपल क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है एग्जाम में, और आप लोग तुरंत बना सकते हैं, आप लोग तुरंत समझ में आ जाएगा चैप्टर। देखिए दूसरा नोट्स में है कि भाग एल्गोरिदम को सभी अशून्य पूर्णांकों अर्थात बी बराबर नोट 0 के लिए विस्तारित किया जा सकता है। यानी कि हम लोग यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक के लिए पढ़े हैं ना, हम लोग यहाँ पर ऊपर में स्टेटमेंट देख पढ़े थे, तो क्या लिखा था, सभी पॉजिटिव नंबर, जितना भी पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर के लिए ही हम लोग पढ़े थे, लेकिन इसको अप्लाई हम कर सकते हैं सभी अशून्य पूर्णांक के लिए। पॉजिटिव नंबर, सॉरी गलती लिखा गया, पॉजिटिव नंबर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ते पॉजिटिव इंटीजर के लिए, लेकिन इसको हम सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर खाली सभी इंटीजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसको हम, जहाँ पर ये बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको आपको इस चैप्टर में सिर्फ वही पढ़ना है, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक के लिए ही पढ़ना है। देखिए इसका यूक्लिड का जो भाग एल्गोरिथम हम ऊपर पढ़े हैं, इसका क्या उपयोग है, इसको हम अब पढ़ते हैं। इसका क्या उपयोग है, क्यों पढ़े हम इसको। देखिए इसका उपयोग, सबसे महत्वपूर्ण उपयोग तो है कि आपको एचसीएफ निकालने के लिए, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बहुत ही कारगर यह अति एल्गोरिदम है। यह जो प्रमेयिका है, इसका उपयोग आप एचसीएफ निकालने के लिए कर सकते हैं। देखिए यूक्लिड का एल्गोरिदम के अनुप्रयोग, दो धन पूर्णांकों के मौसा निकालने का यह एक प्रभावी तरीका है, जिसे यूक्लिडियन एल्गोरिदम भी कहते हैं। यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए इसको अप्लाई करते हैं, इसको यूक्लिडियन एल्गोरिदम भी कहते हैं। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन सब, अब देखिए अब आपको समझ में आएगा कि क्या हम बोल रहे थे। देखिए आपको जब भी आपको एचसीएफ निकालना, 2 नंबर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है यूक्लिडियन क्वेश्चन है, यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से 867 और 225 का मौसा निकाल, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। देखिए बड़ा पूर्णांक पहले आपको लेना है, हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, हमेशा जब भी आपको एचसीएफ निकालना रहेगा भाग एल्गोरिदम से, तो आपको बड़ा पूर्णांक को, जो भी आपको बड़ा पूर्णांक रहेगा, जो भी बड़ा पूर्णांक होगा उसको आपको ए मानना है। तो बड़ा पूर्णांक 867 है, इसको हम ए मान लिए, और छोटा वाला को बी मानना है, यानी कि डिवीजन हो जाएगा। इसको हम भाग एल्गोरिदम से क्या पढ़े थे, भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, जहाँ पर 0 लेस देन आर लेस देन बी, तो यहाँ पे आर का वैल्यू 0 से बी के लिए है। तो आप लोग क्या पढ़े थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में उसको भाग लगाते हैं, अगर आप सिंपल भाग लगाइएगा, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आप सिंपल भाग लगाते हैं 867 में 225 से, 867 से भाग लगाइएगा, तो आपको ये आएगा, भागफल यहाँ पे आ जाएगा 3 मरतबा लग जाएगा, और यहाँ पे आपको शेष 102 आ जाएगा। इस तरह से आप लोग रफ में कर लीजिएगा, आसानी रहेगा, क्योंकि आप अचानक तो आप देख के नहीं बता सकते हैं कि कैसे होगा, बराबर जो नंबर दे दिया जाएगा तो आप नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग भाग लगाकर ही रफ में देख लीजिएगा। लेकिन आपके यहाँ पे भाग नहीं लगाना, आपको रफ में भाग लगाना है। देख लीजिए, इसको आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 867 बराबर 225 गुना 3 प्लस 102, यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए आपको यह क्रिया अगर मसा निकालना चाहते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको मसा निकालना है, तो आपको यह यूक्लिड का जो भाग लेमा है, इसको आप तब तक दोहराते रहिए जब तक कि आपको अंतिम में शेष शून्य ना आ जाए, यानी कि यहाँ पे 102 है ना, जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाएगा तब तक आपको यह क्रिया को दोहराना है, रिपीट करना है। तो देखिए अब नेक्स्ट टाइम में आपको किसको किसको लेना है, तो देखिए आपको हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा बी और आर को लेना है। क्या लेना है, आपको बी और आर को हमेशा रिपीट करना है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, हमेशा आपको बी और आर को रिपीट करना है। देखिए यहाँ पर क्या है
ए बराबर ये है तो बी 255 है, क्यू 102 है। तो अगला केस में क्या लेना है आपको, बी और आर। यहाँ पे बी कितना है, यहाँ पे बी का वैल्यू 255 है, 255 और आर का वैल्यू क्या है 102 है। तो अब इसको आपको ए और बी लेना है, इसको आपको ए और बी लेना है। और इसमें आपको अब क्या, अब भाजक इसको लेना है। ए और बी क्या था, ए भाज्य था और बी भाजक था। तो यहाँ पर देखिए अगर अब नेक्स्ट केस में आपको किसका किसका अति भाग लगाना है, एल्गोरिदम में लिखना है। देखिए आपको बी और आर का हमेशा लेना है। तो बी 255 है तो 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51। आपको क्या करना है, ध्यान में आ गया होगा, आप लोग समझ में आ गया होगा। आपको बी और आर को रिपीट करना है, सिर्फ बी और आर को। 255 बराबर क्या लिखेंगे, 102 गुना 2 प्लस 51। तब इस केस में देख लीजिए, इस केस में देखिएगा इसमें अब बी क्या हो गया, यहाँ पे बी क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा, इसको रिपीट करना है। और यहाँ पे आर क्या हो गया 51 हो गया। तब 102 और 51 को रिपीट करना है। तो देखिए अब भाजा क्या लेना है, भाजा 102 हो गया और शेष 51 लेने पर क्या लिखेंगे, 102 का क्या लिखेंगे 51 गुना 2, 51 के फॉर्म में लिखना है। तो 51 इंटू क्यू प्लस आर करेंगे अगर, 51 गुना 2 प्लस 0, 51 से भाग लगाएंगे 102 में, तो 51 102 होता है। यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, यानी कि यहाँ पे आपको क्रिया का अंत कर देना है। यहाँ पे इसको जो आप प्रोसेस जो दोहरा रहे थे इसको आपको यहाँ पे इंड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू 0 आ गया, यानी कि यहाँ पर जो भाजक आएगा, सॉरी हाँ यहाँ पर का जो भाजक है ऐसे आपको एचसीएफ हो गया। यहाँ जो आपको भाजक आया, यहाँ जो भाजक आया आपको यही आपका एचसीएफ हो गया। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपको जब 0 आ जाएगा शेष, देखिए जब भी आपको 0 शेष आ गया आप उसको दूसरा तरफ से ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए आपको जब भी आपको अंतिम वाला शेष 0 आ जाएगा तो उससे पहले वाला जो आर जो है रिमाइंडर, यानी कि अंतिम अशून्य शेष, यानी कि अशून्य मतलब जो 0 ना हो, जो शेष 0 ना हो। देखिए तो अंतिम अशून्य शेष 51 है, इसको आप ऐसे बोल दीजिएगा। ये दोनों सेम ही है, बात दोनों सेम ही है। आप ये बोलिए या वो बोलिए, दोनों बराबर ही है। या तो आप बोलिए कि अंतिम में जिसका 0 आया है, अंतिम प्रोसेस में जिसका 0 आया है शेषफल, उसका आप भाजक ले लीजिए, वही आपको एचसीएफ होगा। या बोलिए कि अंतिम अशून्य शेष जो है उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ पे आता, और ध्यान रखिएगा हमेशा कि आप यहाँ पे आपको 867 और 225 का निकालना था एचसीएफ, तो इसका भी मसा सेम ही होगा। इसका 867 255 का मसा वही होगा। जब आप 255 और 102 का लीजिएगा वही सेम मसा होगा, और 102 और 51 का जो लिए मसा हमेशा बराबर ही होता है। हमेशा बी और आर का मसा सेम ही होता है, ए और बी और आर। यानी कि आप लोग ध्यान रखिएगा मसा ऑफ ए और बी, एचसीएफ ऑफ ए और बी आगे लिख भी दिए हैं कि एचसीएफ और ए और बी और आर का सेम ही होता है। तो देखिए यहाँ पे अतः क्या हो गया, अतः मसा बराबर मसा 102 और 51 बराबर मसा 255 102। यहाँ पे जिसको इसको लेकर बनाया ना ए और बी, वो सबका मसा सेम ही आएगा। मसा 867 और 225 का मसा भी 51 ही आएगा। इस तरह से आप इसका आंसर होगा। अतः अभिष्ट मसा 51 जो कि अंतिम अशून्य शेष है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आपको इसी तरह से बनाना है। आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, आपको 1 नंबर ही आपका नहीं कटेगा एग्जाम में। देख लीजिए कितना अच्छा से बताए हैं, और इसका पीडीएफ रहेगा, आप लोग खाली एक बार देख लीजिएगा ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और इतना आसानी से आपको कोई नहीं समझाएगा। देखिए अब नेक्स्ट है, आपको कुछ बातें ध्यान रखना है जो आपको इस क्वेश्चन को बनाते समय आपको बहुत बारीकी से बातें ध्यान रखना है, ताकि आपको क्वेश्चन बन सके। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए मसा निकालते समय भाग एल्गोरिदम का प्रयोग तब तक करना है, आपको बताएं ऊपर, कि जब तक कि अंतिम से शून्य ना आ जाए। जब तक अंतिम से शून्य नहीं आएगा तब तक आपको यह प्रोसेस को बार बार रिपीट करना, अप्लाई करना है, दोहराना है। आपको शेष सिर्फ शून्य लाना है। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए आपको वही बात ऊपर बता रहे थे हम कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए और बी का जो मसा वही होगा, ए और बी का मसा भी वही होगा जो बी और आर का मसा होगा। यानी कि आपको प्रोसेस दोहराते समय हमेशा आपको बी और आर को ही लेना है, भाजक और शेषफल, भाजक और शेषफल आपको वही लेना है। भाजक और शेषफल को रिपीट करते जाना है, और अंतिम में शेष 0 आएगा, और उसका जिसका शेष 0 आएगा उसका भाजक ले लीजिएगा, वही आपका मसा हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक। और देख लीजिए अंतिम अशून्य शेष, यानी कि अंतिम अशून्य शेष जिसका आ जाए, अंतिम अशून्य शेष या जब शेष 0 आता है तो उस चरण का भाजक मसा होता है। अंतिम अशून्य शेष अगर आपको आएगा
वो आपको मसा होता है, मतलब बताए हैं आपको कि एक शेष तो जीरो आता है अंतिम वाला का, और उससे पहले जो शून्य शेष यानी कि जिस वो तो पहले वाला जीरो ना आएगा, तो उसका एक जो आपको पिछले वीडियो में 51 आया था वही आपको शून्य शेष था, इसलिए आपको वह एचसीएफ हो गया था। ये आप सब सिंपल याद रखिए ना, अंतिम शून्य शेष। आपको सिंपल ध्यान में ये बात रखना है कि जब भी आपको शेषफल जीरो आ जाएगा, जिस प्रोसेस में आपको शेषफल जीरो आ गया उसका भाजक आपका मसा हो जाएगा। ध्यान रखिए आप, एक ही बात आपको ध्यान रखना है। देखिए आपका यहाँ पर कुछ फॉर्मेट है जिस पर आपको क्वेश्चन बनता है, और इस पर क्वेश्चन आपको परीक्षा में भी आता है, इसलिए इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। और बहुत सिंपल है ये चैप्टर। देखिए बी क्यू प्लस आर के रूप का एक पूर्णांक, यानी कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक है, उसको आप बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको कहता है कि आपको जितना भी धनात्मक पूर्णांक दिया जाएगा उसके लिए आपको यह फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। देखिए धन पूर्णांकों को बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है, जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखिएगा, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धन पूर्णांक को ही आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर ही आपको देखिए आर का वैल्यू यानी कि शेषफल तो हमेशा कम होता है ना भाजक से, इसलिए 0 0 1 2 3 शेषफल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर ही होगा लेकिन, और वह भाजक से कम हो यानी कि b-1 तक जाएगा। आपको आपका यही नियम है। तो देखिए आपको अगर 2 की और 2 की प्लस 1 दिया हुआ है, देखिए पहला एग्जाम्पल में आपको यह फॉर्म दिया हुआ है, अगर 2 की और 2 की प्लस 1 दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है आपको कि 2 की लिखा हुआ है ना यहाँ पे, यानी कि आप समझ लीजिए कि यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 2 है, क्योंकि देखिए 2 की लिखा हुआ है तो इसको बी क्यू प्लस आर से कंपेरिजन कीजिएगा। यहाँ पे 2 क्यू लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर 2 क्यू लिखा हुआ है, इसको अगर कंपेरिजन करते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, ए बराबर बी क्यू, सॉरी इसको हम कंपेरिजन करते हैं 2 क्यू को अगर ये मान लेते हैं तो बी क्यू प्लस आर से अगर कंपेरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 2, यानी कि बी यहाँ पे क्या है, भाजक, क्या है, भाजक, भाजक यानी कि जिससे हम भाग लगाते हैं। तो यही बात आपको यहाँ पे समझना है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको 2 क्यू दिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि आपको यहाँ पे 2 से भाग लगाए हैं, यानी कि बी का वैल्यू कितना है 2 है। यहाँ पर 2 क्यू प्लस 1 है, 2 क्यू प्लस 1 है यानी कि हम 2 से भाग लगाए हैं, यानी कि यहाँ पे बी का वैल्यू 2 है। नीचे में देख लिए दूसरे एग्जाम्पल में 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 2 है, इसमें देखिए इसका पास 3 क्यू है यानी कि बी क्यू, यानी कि बी का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि हम बी क्या है, भाजक है, भाजक यानी कि 3 से हम भाग लगाए हैं इस प्रोसेस में। इस फॉर्मेट में देख लीजिए, अगर 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 2, 4 क्यू प्लस 3 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है कोई नंबर, कोई इंटीजर को इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो देख लीजिए 4 से भाग लगा, यानी कि इसका मतलब क्या है 4 से भाग लगाए हैं, यानी कि 4 का वैल्यू, सॉरी बी का वैल्यू 4 हो गया। इस पर देख लीजिए क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है आपका। देखिए प्रश्न है, दिखाएं कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2 क्यू या 2 क्यू प्लस 1 के रूप में होता है, यानी कि क्या रूप का होता है, यानी कि जितना भी आपको पॉजिटिव नंबर इंटीजर दिखाई दे रहा है उस सबको हम 2 क्यू या 2 क्यू प्लस 1 के फॉर्म लिख सकते हैं। ऑब्वियस बात है कि आपको सम संख्या है, विषम संख्या के रूप में लिख सकते हैं कोई भी नंबर, 1 है तो सम संख्या विषम है, 2 है तो विषम संख्या, 3 विषम संख्या तो 4 सम संख्या, आपको इसी फॉर्म में जितना भी इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर आप उसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं भाग एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं भाग एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू 0 से लेकर बी के बीच में। देखिए बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 क्यू लिखा हुआ है, यानी कि बी का वैल्यू 2, यानी कि बी का वैल्यू 2 रखने पर ए बराबर 2 क्यू प्लस आर, और आर का वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में, यानी कि 0 भी होगा, यहाँ पे बराबर लिखा, यहाँ पे 0 भी होगा। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू बार बार रखते हैं, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। देखिए यहाँ पर जी का आर का वैल्यू 0 से 2 के बीच में रखना है, और यह इंटीजर है तो आप तो आराम से रख सकते हैं ना। तो आर का वैल्यू रखेंगे एक बार 0 तो 2 क्यू प्लस 0 हो गया, तो 2 क्यू हो गया। एक बार रखेंगे 1, आर का वैल्यू 1, तो यहाँ पे आर का वैल्यू 1 रखिएगा, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2 क्यू प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू 1, 0 रखे, 1 रखे, 2 का वैल्यू नहीं रख सकते हैं हम, क्योंकि 2 से छोटा रखना है आपको आर का वैल्यू। देखिए कौन सा फॉर्मेट हो गया, ए बराबर 2 क्यू प्लस 1, एक फॉर्मेट आ गया ए बराबर 2 क्यू, एक आ गया 2 क्यू प्लस 1, तो एक बराबर 2 क्यू है, यानी कि क्या है ए बराबर 2 क्यू का मतलब है कि यहाँ पे 2 गुना क्यू करेंगे तब ये प्राप्त होगा, यानी कि यह एक विषम ए को 2 डिवाइड करेगा, यानी कि इसका मतलब है कि ए को 2 डिवाइड करेगा, यानी कि एक सम पूर्णांक होगा, यानी कि एक सम पूर्णांक होगा। इससे यह बात निष्कर्ष निकलता है। और नीचे यहाँ पे अगर ए बराबर 2 क्यू प्लस 1 को लेते हैं
देखिए ये एक क्या हो जाए, विषम पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में यहाँ पे क्योंकि मतलब सम संख्या उसमें एक जोड़ते हैं तो विषम संख्या होता है। आप लोगों को पता है कि जब भी आप सम संख्या में एक जोड़ते हैं तो वह विषम संख्या होता है, अब विषम में एक जोड़ते हैं तो सम संख्या होता है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से दिखाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3 के या 3 के 8 के प्लस 3 के प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ के एक पूर्णांक है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है और बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आने का चांस है, क्योंकि हर साल आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 2q प्लस 1, इस देखिए कोई भी नंबर दिया हुआ है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक लिखा हुआ है का वर्ग, तो पहले आप 3 के प्लस 1 के रूप में होता है, जहाँ के एक पूर्णांक है। भाग एल्गोरिथम से जानते हैं ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू 0 के से बड़ा या 0 के बराबर और बी से छोटा होता है। तो बी का वैल्यू यहाँ पे हम 3 रख दिए, तो क्या हो गया, बी का वैल्यू 3 रखने पर 3q प्लस आर हो गया और आर का वैल्यू 0 से लेकर 3 के बीच में है, तब 0 का वैल्यू बारी बारी से रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। यहाँ पे वैल्यू अगर रखते हैं तो बारी बार से वैल्यू रख दिएगा तो क्या हो गया, 3q अगर 0 रखेंगे तो 3q प्लस 0 हो गया, 3q प्लस 1 हो गया, 3q प्लस 2 हो गया। ये सब वैल्यू आ गया, एक का 3q प्लस एक का वैल्यू हो गया। अब उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि बताया है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका स्क्वायर वर्क कराते हैं। यहाँ पे वर्क करने पर क्या प्राप्त होता है हमको, इसका 9q स्क्वायर, और 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम। देखिए आपको फॉर्मेट क्या, कौन सा फॉर्मेट लिखना था, 3 के, आपको क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, वो प्रूफ करना था 3 के या 3 के प्लस 1 के रूप में प्रूफ करना था। आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको 3 कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे देखिए 3 कॉमन लिए हैं, 3 क्या 9q स्क्वायर क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3q स्क्वायर देखिए, यहाँ पे q एक इंटीजर है, कोई इंटीजर ले ले, 4 का स्क्वायर 16, 16 भी इंटीजर होगा, और 16 48 भी एक, 16 48 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो भी एक इंटीजर ही आएगा, यानी कि 3q स्क्वायर भी एक इंटीजर है। तो मान लीजिए 48 आया, या कोई भी नंबर जिससे आप गुना करते हैं, इंटीजर गुना करते हैं तो इंटीजर ही आता है, तो उसको हम एक इंटीजर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए 10 गुने 20 किए, अगर 200 आया तो 200 भी इंटीजर ही है ना। तो मान लीजिए इसको हम 3 के स्क्वायर को यू लिख दिए, तो ये 3 के फॉर्म में आ गया ना, ये आपको साबित करना है। देखिए जहाँ पर 3 के स्क्वायर बराबर यू, और ये भी एक तो पूर्णांक ही है, तो आपको इसी फॉर्मेट लिखना था जहाँ पर यू एक पूर्णांक हो। देखिए इसमें अगर प्रूफ करते ए स्क्वायर करते हैं अगर, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ पे हमको प्रूफ करना वही करना था, 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, और यहाँ पे 1 बच गया। तो देखिए q का स्क्वायर, यहाँ पे q है तो q का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, और 3 में गुना करेंगे तो भी पूर्णांक हुआ, तो पूर्णांक, और इसमें भी 2q भी एक पूर्णांक है, दोनों को पूर्णांक को जोड़ेंगे पूर्णांक क्या आएगा। तो एक दोनों पूर्णांक को मान लीजिए, इस सबको नंबर को मान लीजिए भी एक पूर्णांक ही है, तो इसको एक पूर्णांक मान लिया, हम इसको क्या मान लिए, भी मान लिए, तो क्या हो गया 3 भी प्लस 1 आ गया, यानी कि हमको यही फॉर्मेट में लाना था, 3 भी प्लस 1 के फॉर्मेट में लाना है। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर भी मान ली है, क्योंकि कोई एक पूर्णांक है, बड़ा से लिखिए छोटा से लिखिए, लेकिन पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक को भी मान लिए हैं। इसी प्रकार से देख लीजिए 3q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे अगर, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 आ गया, इसको 3 कॉमन लेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। यहाँ पर देखिए इस ये जो बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर बड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसको हम एक नंबर मान लीजिए, क्योंकि देखिए q स्क्वायर भी एक इंटीजर है, q भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, इंटीजर को जोड़ेंगे तो इंटीजर ही आएगा। ये सब पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। इसको मान लीजिए, इसको डब्ल्यू मान लीजिए, अगर सारा चीज़ को अगर आप डब्ल्यू मान लिए, इसको हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू प्लस 1 को फॉर्म लिख सकते हैं, यानी कि 3w प्लस 1 के रूप में लिख दिए। यहाँ पर डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, आपको समझाने के लिए। और आप लोग बनाइएगा तो इसी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि आपको नंबर नहीं कटेगा, आपको इसी फॉर्मेट में बनाना है आपको क्वेश्चन को। देखिए इस प्रकार हम पाते हैं कि इसको हम देखते हैं क्या है, थ्री ऊपर वाला क्या है 3q के फॉर्मेट में आया, दूसरा 3q प्लस 1 के फॉर्मेट में आया। इस प्रकार हम पाते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3k या अथवा 3k प्लस 1 के रूप का होता है। ये आपका यहाँ से प्रूफ हो गया, यह आपको प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि धनात्मक पूर्णांक का घन। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिए, उसको आप याद ही कर जाइएगा, समझ लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। देखिए आपको कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका आपको घन जो है ना 9m + 1 9m + 8 के रूप में होता है, आपको यह दिखाना है। देख लिया, आप भाग एल्गोरिथम से आपको दिखाना है। तो मान लेते हैं कोई ए और बी कोई नंबर है, माना कि कोई एक धन पूर्णांक है, कोई इंटीजर है, तो भाग एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि ए को क्या लिख सकते हैं, बी + आर, जहाँ पर 0 से लेकर बी का वैल्यू, आर का वैल्यू 0 से लेकर बी का वैल्यू बीच में रहना चाहिए। यहाँ पर आपको देखिए घन का, इसमें आपको बी का वैल्यू 3 ले लिए, मान लीजिए बी का वैल्यू 3 रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, बराबर 3 + आर हो गया। आपको वैल्यू ऐसे रखते जाना, बी का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, और घन का रहते 3 रख दीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए बी का वैल्यू को 3 क्यों रख दिए, 3 + आर हो गया। आर का वैल्यू 0 से लेकर 3 के बीच में है, तब बारी बारी से 0 का वैल्यू, आर का वैल्यू 0 1 2 रखेंगे, 3 से छोटा रखना है आपको। यहाँ पर रख दिए, ए का वैल्यू 3 के रख दिए, अगर बराबर 3 की + 0 हो गया, तो 3 + 1 3 + 2 हो गया, यानी कि ए का वैल्यू ये आ गया। आपको इसका घन करना है, कह रहा है घन के रूप में घन को दिखाना है, तो घन करेंगे। आपको घन करने पर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर ए का क्यू करेंगे, यहाँ पर 3 की क्यू करेंगे, 3 का क्यू 27 क्यू हो गया। हमको किस फॉर्मेट लिखना है, हमें लिखना है 9K के फॉर्मेट में लिखना है। ऊपर में देखिए आपको क्या लिखना था, 9K 9m + 1 9m + 8 के रूप में लिखना है, 9m के फॉर्म लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पर जिसके फॉर्मेट लिखना है आपको उसी फॉर्मेट में आपको कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पर 9 कॉमन यहाँ पर ले लिया अगर, तो क्या हो जाएगा, इसको ये तो इंटीजर हो गया, ये एक इंटीजर हो गया ना, तो क्या लिखेंगे 9u, जहाँ पर 3 क्यू बराबर यू, वह एक पूर्णांक है। या अगर 3 का इसको क्यू किया, अगर इसका वाला क्यू किया अगर, तो 27 क्यू + 27 क्यू का स्क्वायर + 9 है + 9 क्यू है + 1। इसमें आपको क्या बताना है, कॉमन क्या लेना है, जिसको फॉर्मूला लिखना है उसी को आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 9u को कॉमन लिए, 9 कॉमन लिए, तो 3 + 3 + क्यू, ये भी तो एक इंटीजर है ना, क्योंकि इंटीजर का घन भी इंटीजर होता है, इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होता है, इंटीजर इसमें जोड़ेंगे तो सब मिलकर एक इंटीजर हो जाएगा। इस बड़ा सा नंबर को आप मान लीजिए क्या भी, ये 9v + 1 के भी लिखा गया, यानी कि आपको इसी फॉर्मूला लिखना ही था, 9m + 1 और 9m + 8 का फॉर्मूला लिखना था। तो आपको इस प्रकार से आप लिख लीजिए, इसको भी क्या लिख दिए, एक अगर दूसरा वाला को करते हैं तो 3 + 2 था, इसका क्यू करते हैं तो 27 क्यू + 54 क्यू स्क्वायर + 36 क्यू + 8, और इसमें आपको पता है 9 कॉमन लेना है, तो 9 कॉमन लिया अगर, तो 3 क्यू + 54 क्यू, ये 6 है, यहाँ पे 6 है, 6 क्यू स्क्वायर + 4 क्यू + 8। तो इसे आप, ये बड़ा सा नंबर है, ये भी तो इंटीजर ही है ना, बड़ा सा इंटीजर है, इसको आप मान लीजिए कोई इंटीजर W है, सॉल्व करने के बाद अब उसको W आया, मान लीजिए इतना का वैल्यू W है, तो W + 8 यानी कि आप यहाँ पे इसका वैल्यू एक इंटीजर है। इस प्रकार से हम क्या पाया कि देखिए जितना भी आप इंटीजर लिए भाग एल्गोरिथम से, उसका घन किए, तो क्या है, किस फॉर्मेट में आया, एक तो आया 9m 9u आया, 9v + 1 आया, या 9w + 8 आया, यानी कि इसी फॉर्मेट में आएगा। आप जितना भी ले लीजिए सबका घन कीजिएगा तो आपको इसी प्रकार से आपको आएगा। यानी इस प्रकार हम पाते हैं कि धन पूर्णांकों का घन 9m 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। तो आपको इस तरह से आपको प्रूफ करने वक्त बनाना है। देखिए आपको दिमाग लगाना है कि आपको बी का वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, या 1 तो रखना नहीं है, 2 रखना है, या 3 रखना है, या 4 रखना है, या 6 रखना है, 5 रखना है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन को देखकर आपको बी का वैल्यू दिमाग में आएगा और आप रख सकते हैं। और इतना आसानी से बताया है कि आप इस पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना, कोई किसी भी किताब का क्वेश्चन बनाइएगा, आपको क्वेश्चन अब बनेगा भाग एल्गोरिथम पर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो अपने दोस्तों को भी बताएं, और इसका PDF आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू। और आप लोग से आग्रह है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।